नमस्कार। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जन्म कुंडली में आखिर ऐसे कौन से योग होते हैं जिसके होने पर व्यक्ति को व्यक्ति की पहली जो पत्नी होती है उससे कोई विशेष सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती है। या तो उसे दूसरा विवाह करना पड़ता है या फिर वो स्वयं से विवाह के अलावा संबंधों को बनाने लग जाता है। इसमें मैं आपको कुछ ऐसे योग भी बताऊंगा जिनके होने पर भले पहली पत्नी से व्यक्ति को कितना ही सुख प्राप्त हो जाए, किंतु फिर भी जाकर के व्यक्ति दूसरी और कहीं न कहीं अन्य संबंध बनाने की ओर आतुर रहता है या संबंध बनाता है। अब ऐसे कौन-कौन से योग होते हैं, आज की चर्चा उसी से जुड़ी हुई है। आप ध्यानपूर्वक वीडियो को देखें। ये मैंने आपको जो पिछली वीडियो दी थी, अति कामुक लोग, इससे जुड़ी हुई, ये उसी की अगली कड़ी समझ लीजिए कि उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ अब कि आखिर इस तरह के योग व्यक्ति को कैसे प्रभावित करते हैं। इसी कड़ी में आपको आगे और भी जानकारी मिलेंगी, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि ऐसे कौन से योग होते हैं जिसमें व्यक्ति की अति काम वासना उसे सम्मान दे, मतलब सम्मान तो नहीं बोलूं मैं, लेकिन उसे भोग का सुख दिलाए और किस स्थिति में उसे अपमानित करवाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कुछ लोगों को उनकी भोगात्मक प्रवृत्ति के चलते ही अपमान का सामना करना पड़ता है। कुछ की इसी प्रकार की जो प्रवृत्ति होती है वो उन्हें जेल तक ले जाती है। तो ऐसे कौन से योग होते हैं उसकी चर्चा आगे होंगी, लेकिन आज की चर्चा में हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूं कि ऐसे कौन से योग है जिसमें पहली पत्नी से कोई विशेष सुख नहीं मिलता है। इसके लिए अगर आप भी देखना चाहे तो बस इतना कीजिए कि अपनी लग्न कुंडली, जिसे D1 चार्ट बोलते हैं वो, और नवमांश कुंडली, जिसे D9 चार्ट बोलते हैं, वो दोनों अपने सामने रखिए। मैंने उदाहरण के लिए एक खाली लग्न कुंडली ली है सिंह लग्न की, और एक तुला राशि की नवमांश कुंडली मैंने आपके समक्ष ली है। अब इन दोनों के माध्यम से मैं आपको केवल कुछ जो महत्वपूर्ण सूत्र है वो बता रहा हूं। आपकी कुंडली किसी भी लग्न किसी भी राशि की हो, आपको इसी प्रकार से देखना है। सबसे पहले तो आप इसमें ये देखिए कि जो यहाँ पर सप्तम भाव है, ये वाला जो भाव होता है ना, देखो ये पहला भाव है हर कुंडली में, ये पहला भाव है। इसके ठीक सामने वाला ये जो भाव होता है ये सप्तम भाव होता है। अब इस सप्तम भाव में कोई न कोई अंक होगा। अब यहाँ जैसे 11 अंक लिखा हुआ है, आपकी कुंडली में 1 से लेकर के 12 तक का कोई भी अंक लिखा होगा, तो जो भी अंक लिखा है उससे राशि बनती है। जो राशि है उसके कोई न कोई ग्रह स्वामी होते हैं। जैसे यहाँ पर 11 का अंक है तो 11 के अंक के स्वामी शनि ग्रह होते हैं। तो यहाँ पर इसके स्वामी शनि निकल के आ गए। अब ये शनि इस लग्न कुंडली में कहीं भी बैठे होंगे, इस नवमांश कुंडली में भी कहीं ना कहीं पर तो बैठे होंगे। तो आपको क्या देखना है, जो भी सप्तम भाव का स्वामी है, पहला सूत्र ध्यान दीजिए कि जो सप्तम भाव का स्वामी है लग्न कुंडली का, वो नवमांश में कहाँ बैठा है। अगर जो लग्न कुंडली का सप्तम का स्वामी है नवमांश कुंडली में द्विस्वभाव राशि कौन कौन सी होती है, 3 का अंक, 6 का अंक, 9 का अंक या 12 का अंक, ये अंक बता रहा हूं मैं, ध्यान रखिए। 3, 6, 9 और 12 ये अंक पर अगर आपका सप्तम भाव का स्वामी अगर बैठा है नवमांश कुंडली में, तो ये इस बात को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं आपको पहले विवाह में समस्या रहे, पहली पत्नी से समस्या रहे और कुछ न कुछ सुखों में कमी का आपको अनुभव हो। ये बातें आपको देखने को मिलेंगी। अब इसमें इस उदाहरण कुंडली से मैं लेकर चलूं आपको, तो आपने क्या देखा कि यहाँ पर सप्तम के स्वामी शनि हैं। अब सप्तम के स्वामी अगर शनि हैं तो शनि मान लो नवमांश में यहाँ मीन राशि जहां भी बनती, मान लो मीन राशि यहाँ होती और शनि यहाँ पर होते, तो ये भी वही योग लागू होता। ऐसा नहीं कि यहाँ बैठा है तो ही 12 नंबर, 9 नंबर, 6 नंबर या 3 नंबर नवमांश कुंडली के जिस भी भाव में है, अगर वहां आपका सप्तम भाव का स्वामी है, तो ये कहीं न कहीं पहले विवाह में समस्याओं को दर्शाता है, पहली पत्नी से मिलने वाले सुखों में कमी को दर्शाता है। अब देखिए, यहाँ सुखों की परिभाषा हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकती है, लेकिन मुख्यतः आप इसमें ज्यादातर मामलों में शारीरिक सुखों की बात कर सकते हैं, या कहीं कम से कम सपोर्ट या सहयोग की बात भी यहाँ पर आपके द्वारा की जा सकती है कि उसमें कहीं ना कहीं आपको कमी का अनुभव होगा। अब इसके अलावा दूसरे नंबर पर आपको क्या देखना है, दूसरे नंबर पर आपको देखना है कि नवमांश कुंडली का जो सप्तम का स्वामी है, जैसे ये नवमांश कुंडली है,
इसके सप्तम का स्वामी यानी यहाँ पर जो अंक है, कौन सा अंक है, यहाँ 1 का अंक है। 1 के अंक के स्वामी मंगल ग्रह होते हैं। तो ये मंगल ग्रह, अगर आपने ये देखा कि ये मंगल ग्रह नवमांश कुंडली के इन्हीं राशियों में, कौन कौन सी राशि, द्विस्वभाव राशि 3, 6, 9 और 12 यानी मिथुन राशि, कन्या राशि, धनु राशि और मीन राशि, अगर नवमांश के सप्तम का स्वामी भी अगर इन राशियों में है तो ये स्थिति और खराब हो गई। यानी ऐसी स्थिति में तो पहले विवाह में आपको समस्या ही रहेगी, पहला विवाह आपका खराब ही रहेगा, या मैं ऐसा बोलूं आपको कि कहीं ना कहीं उसमें आपको जो जीवन साथी से सुख मिलना चाहिए, पत्नी से सुख मिलना चाहिए, उसकी कमी रहेगी। ये तो कुछ सूत्र हुए। अब अगले सूत्र पर चलते हैं। अब अगले सूत्र में अगर नवमांश कुंडली जो है, यहां आप कोई भी लग्न हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नवमांश कुंडली के लग्न में या तो गुरु है या सप्तम भाव में गुरु है। ध्यान रखिए, गुरु की बात कर रहा हूं। गुरु वैसे शुभ ग्रह है, धार्मिक ग्रह है। अब एक धार्मिक ग्रह का वैवाहिक सुख से कोई मतलब नहीं है। लग्न कुंडली के भी सप्तम भाव में अगर गुरु है तो यहां पर भी वो बात आप लागू कर सकते हैं कि जब भी लग्न कुंडली के सप्तम भाव में गुरु बैठे हुए हो, नवमांश के लग्न में या सप्तम भाव में गुरु बैठे हुए हो, तो ऐसे व्यक्ति को अपनी जीवन संगिनी से, पत्नी से विशेष कोई शारीरिक सुख ढंग से प्राप्त नहीं हो पाता है। और ये देखा जा सकता है इसके अंदर कि कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर ये स्थितियां शारीरिक सुख में कमी की स्थिति को बढ़ावा देती है। और बहुत हो जाता है ऐसी स्थिति के अंदर तो व्यक्ति एक्स्ट्रा अफेयर की ओर भी जा सकता है। हालांकि एक्स्ट्रा अफेयर के लिए कुछ अन्य योग जिम्मेदार है जिन पर मैं आगे बात करता हूं, लेकिन ये वाले योग जिम्मेदार है। इसके बाद देखो, नवमांश के लग्न में केतु का होना। अब इस केतु के साथ में या तो बुध हो जाए, केतु के साथ में या तो बुध हो जाए या शनि हो जाए। नवमांश के लग्न में केतु हो, उसके साथ में बुध या शनि आ जाए, तो ये भी वही स्थिति है जो व्यक्ति को कहीं ना कहीं शारीरिक सुखों में कमजोरियां देती है। व्यक्ति को शारीरिक सुख पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो पाता है। अब ऐसी स्थितियों में तो कई बार विवाह नहीं भी होते देखा गया है, तो ये बात भी रहती है। अब इसके अलावा आप एक और बात देखिए कि नवमांश का लग्न कन्या लग्न हो, यानी नवमांश कुंडली के अंदर 6 के अंक से कुंडली चालू होती है। यहाँ पर जैसे 7 का अंक लिखा है, यहीं पर 6 का अंक लिखा हुआ हो नवमांश कुंडली में, तो ये भी स्थिति शारीरिक सुखों में कमी करती है। अब ये सब क्या है ना, देखो मैं सूत्र बताते जा रहा हूँ लाइन से आपको। सभी किसी कुंडली मिल जाए जरूरी नहीं है। 2, 3, 4, 5 जिसकी कुंडली में जितने ज्यादा मिल जाएंगे वहां पूर्ण रूप से आपको यही बात मिलती हुई नजर आएंगी। आप पाओगे कि फिर उस व्यक्ति को शारीरिक सुख अपने जीवन संगिनी से प्राप्त नहीं हो पाता है, तो वो एक समस्या आप यहाँ पर पाओगे। फिर इसके बाद शुक्र की बात करो। देखो, शुक्र नवमांश लग्न कुंडली की बात करो पहले कि शुक्र लग्न कुंडली में किसी ऐसे ग्रह की राशि में है, जैसे मान लो शुक्र हमने यहां बैठा दिया, शनि की राशि में शुक्र बैठे हुए हैं। ये कहीं भी बैठे हो, इससे कोई भाव से मतलब नहीं है, कुंडली के किसी भाव में शुक्र बैठे हो, लेकिन जिस भी ग्रह की राशि में हो वो ग्रह वक्री हो। वक्री आप समझते हैं ना, हर ग्रह के ऊपर, जैसे कौन कौन, सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर, इन दो को छोड़ दो। इसके अलावा अगर मंगल की दोनों राशि में से कहीं भी बैठा और मंगल वक्री हो जाए, मतलब शुक्र मेष में हो या वृश्चिक में, मंगल का प्रभाव और मंगल वक्री हो जाए, तो यहां पर आप देखोगे कि कहीं ना कहीं ये वाली जो स्थिति है ये व्यक्ति को शारीरिक सुख में कमजोरियों को, प्रभाव को देने का काम करती है। दूसरे नंबर पर खुद की राशि में शुक्र वक्री होकर बैठ जाए तो भी ये समस्या वाला प्रभाव है। जो ये वृषभ और तुला है, इसमें बुध की राशि में वक्री हो और मतलब शुक्र जो है बुध की राशि में बैठा हो और बुध वक्री हो जाए। ध्यान रखिए, शुक्र जिसकी राशि में है वो अगर वक्री हो जाए तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को शारीरिक सुख में कमी का अनुभव होता है, कमी मिलती है। इसके अलावा एक और बात है कि अगर शुक्र जो है सप्तम भाव में बैठा है और कैसा है, तो 2 पापक या क्रूर ग्रह की दृष्टि में है। जैसे मान लो शुक्र यहां बैठा है, मंगल लग्न से मंगल ने देख लिया, शनि यहां बैठे हुए थे, शनि ने यहां से देख लिया, या शनि यहीं बैठे हुए थे, तो शुक्र के साथ में मतलब 2 पापक ग्रह या 2 से ज्यादा पापक ग्रह का कनेक्शन बन गया, तो ये भी कहीं ना कहीं शारीरिक सुख में कमी और परेशानियों को उत्पन्न करने वाला रहेगा। इसके बाद यदि आपने देखा कि नवमांश कुंडली में शुक्र की ये स्थिति हो जाए, मतलब शुक्र कहीं भी बैठा हो और उसके साथ में शनि, राहु, केतु, मंगल, सूर्य, इनमें से जितने ज्यादा, मतलब 2 या 2 से ज्यादा होना चाहिए, कम से कम 2 तो होना ही चाहिए। अब मान लो अब एक बैठा है, 2 देख रहे हैं,
तो ऐसा भी चल जाएगा। लेकिन 2 से अधिक ग्रह का प्रभाव शुक्र के साथ अगर नवमांश कुंडली में आ जाता है तो फिर कंफर्म हो जाएगा कि ऐसे व्यक्ति को किसी प्रकार का शारीरिक सुख जीवन साथी से प्राप्त होने वाला नहीं है। दूसरी बात ये कि शुक्र नवमांश में नीच राशि का, यानी कुंडली में 6 के अंक पर शुक्र बैठा हुआ है और इस शुक्र को शनि देख रहा है, इस शुक्र को मंगल देख रहा है। तो ये एक डैमेज करने वाली एनर्जी है, ये परेशान करने वाली एनर्जी है, ये प्रॉब्लम देती है। तो ये वाली बात हो गई यहाँ पर। अब इसके अलावा यहाँ पर आप एक और बात समझिए कि शुक्र अगर कुंडली के अंदर, नवमांश कुंडली के अंदर कहीं भी बैठा हुआ है, उसके साथ में अगर मंगल आ जाए, तो ये अगली वीडियो में बताऊंगा मैं आपको, लेकिन शुक्र और मंगल साथ में आ जाए नवमांश कुंडली में, ध्यान रखिए लग्न कुंडली में नहीं, नवमांश कुंडली में अगर शुक्र मंगल साथ में आ जाए तो ये भी व्यक्ति को बोल सकते हैं कैरेक्टर से थोड़ा कमजोर कर दे। विवाह का सुख होने के बाद भी व्यक्ति कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की ओर चला जाता है, उसमें बदनामी होती है। ध्यान रखिए ऐसे योग में बदनामी भी होती है, अगर पापक ग्रह दिखता है तो निश्चित होती है, लेकिन बदनामी होती है। अब ये तो शुक्र मंगल के प्रभाव से हुआ। लग्न कुंडली में अगर आपने देखा कि शुक्र जो है वो मृगशीरा नक्षत्र में है, अश्लेषा नक्षत्र में है, रेवती नक्षत्र में है, इनमें ज्यादा मात्रा में, मघा में भी प्रभाव आ जाता है वैसे तो, लेकिन मेनली मृगशीरा नक्षत्र के अंदर अगर शुक्र बैठा हुआ है या सप्तम का स्वामी, ये जो मैं नक्षत्र बताए, सप्तम का स्वामी जो है, जैसे यहाँ शनि है मान लो, शनि जाकर बैठ गया यहाँ पर मृगशीरा नक्षत्र के अंदर। अब सप्तम का स्वामी है, किस नक्षत्र में है? मृगशीरा नक्षत्र में है। क्या होगा? व्यक्ति को ये कैरेक्टर से कमजोर बनाएगा, व्यक्ति को ये कहीं ना कहीं विवाह का सुख अगर पत्नी से, जीवन साथी से मिल भी रहा है तो उसके बाद भी ऐसा व्यक्ति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की ओर जाता है। बहुत संभव होता है कि व्यक्ति कैरेक्टर से कमजोर हो जाए, मतलब विशाखा नक्षत्र बोल लो यहाँ पर, कि वो भी इसका प्रभाव ऐसा ही होता है, मृगशीरा है ही। इसके अलावा आप यहाँ पर जो अभी मैंने बताया था आपको, अश्लेषा नक्षत्र, वो नक्षत्र, रेवती नक्षत्र, बुध के वैसे तीनों नक्षत्र, ज्येष्ठा भी आप ले सकते हो बुध के, तो बुध के सभी नक्षत्रों के अंदर ये खराबी है ही कि कहीं ना कहीं वो चारित्रिक रूप से कमजोरी प्रदान करता है और व्यक्ति को कहीं ना कहीं थोड़ा सा दुर्बल बनाता है चरित्र के मामलों में। तो अगर लग्नेश या सप्तम का स्वामी या मैं कहूँ कि शुक्र ऐसे ग्रह बैठ जाए, इन पर पापक ग्रह का संबंध बन जाए, तो आप बोल सकते हो कि ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं कैरेक्टर में कमजोर होगा। ऐसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं आप देख पाओगे कि ऐसी स्थितियां अवश्य आपके मतलब जीवन में बनेगी जो उसको भटकाने की ओर लेकर के जाएंगी, गलत मार्ग पर लेकर के जाएंगी। फिर उम्र कुछ भी हो, उम्र का अंतर आप देखोगे कि वो छोटे बड़े किसी प्रकार की भी फिर मतलब स्त्री महिला हो जाए, उसके साथ में वो कहीं ना कहीं जुड़ने का प्रयास करेगा। तो ये जो मैंने जितने योग आपको बताए हैं, इन्हें आप मिलाइए, इन्हें आप देखिए, और जितने भी मैंने आपको सूत्र बताए हैं, आपने किसी कुंडली में देखा हो, आपकी कुंडली में मिलते हो, आपने अनुभव किया हो, तो आप वीडियो में कमेंट करके बताइए। पूर्व में जो सूत्र बताए उनमें पहली पत्नी से सुख नहीं मिलता है, बाद वाले जो सूत्र बताए उसमें सुख मिलने के बाद भी व्यक्ति एक्स्ट्रा अफेयर की ओर चला जाता है। शुक्र मंगल का कनेक्शन बहुत ज्यादा बन जाए, राहु के साथ शुक्र कनेक्शन बन जाए, उन पर पापक ग्रह का संबंध बन जाए, शुक्र गुरु का योग बन जाए और वो भी व्यक्ति के पापक ग्रहों के कनेक्शन में आ जाए, तो ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से अपने आप की इच्छाओं को पूरा करने के लिए एक जगह पर संतुष्ट नहीं हो पाता है। पुरुष महिला दोनों पे वैसे तो लागू होता है, आप दोनों के लिए देख भी सकते हैं इसे, और आप इन स्थितियों का मिलान करके पता भी लगा सकते हैं कि हाँ ये स्थितियां कितनी मतलब व्यक्ति के जीवन में मिल रही है, आपके जीवन में मिल रही है। कोई इससे जुड़ा प्रश्न हो आप वीडियो में कमेंट करें, आगे भी आपको ऐसी ही जानकारी मिलती रहे उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।